जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। तो ये सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त को होता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किसके द्वारा ई रूपी डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है। तो ये आपका जोड़ता है बांग्लादेश से, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के डिस्कस थ्रो के फाइनल में कमलप्रीत कौर हमारे किस स्थान पे रही। तो ये रही है 6ठे स्थान पे, ऑप्शन आपका सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, यानी कि ऑप्शन हमारा बी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2022 में जो आपके रूस में विशेष ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स होंगे, इसके लिए भारत की तरफ से कौन ब्रांड एम्बेसडर बना है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी आपके सोनू सूद, तो ऑप्शन हमारा डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि हाल ही में किसको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है डॉक्टर साइरस पूनावाला को, जो कि हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, ऑप्शन आपका ए होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का जो खिताब है, इसको किस खिलाड़ी ने जीता है। तो इसे जीत लिया है आपके फ्रांस के एस्टेबन ओकन ने, जो कि आपके अल्पाइन के चालक हैं, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में G20 संस्कृत मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ, इसमें किस केंद्रीय मंत्री ने हिस्सा लिया। तो इसमें हिस्सा लिया मीनाक्षी लेखी ने, यानी कि ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि टीटागढ़ वैगन्स ने किस शहर के लिए सबसे हल्के मेट्रो कोच का निर्माण किया है। तो ये इन्होंने बनाया है पुणे मेट्रो के लिए, ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किसने भारत के नए लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया। तो नए हमारे सीजीए बन गए हैं, नाम इनका है दीपक दास। तो ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का पद, तो कैग से ये डिफरेंट होता है, ऑप्शन हमारा सी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि 2022 में प्रकाशित होने वाला उपन्यास इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है आपके यहां पर कुणाल वसु ने, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न था कि इटली की जो लग्जरी ब्रांड है, जिसे आप लोग वेब लागरी के नाम से जानते हैं, इसने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इन्होंने बनाया है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है और जो आपके 45 अंक का जीके जीएस और करंट अफेयर का सेक्शन है, अगर आपको उसकी तैयारी सबसे बेहतर तरीके से करनी है, तो आप मेरी 1150 वाली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो 1150 वाली क्लास है स्पेशली आपके ग्रुप डी के लिए ही होती है, और इसमें हम लोग ग्रुप डी के जो आपके पीवाईक्यू हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सारी क्लास आपकी लाइव होती है, रिकॉर्डेड भी हालांकि देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग लाइव क्लास देखेंगे तो क्लास में भी आपको पोल देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग लास्ट में अपनी रैंकिंग को भी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी यहाँ पर कितनी है। और जो भी लोग क्लास को ज्वाइन करते हैं उन सभी के लिए एक ग्रुप डी का स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो इस ग्रुप में भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। बस आपको नीचे मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, तो अनअकैडमी के ऊपर वो क्लास आपकी हर दिन होती है 1150 में, इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज करना चाहते हैं, यानी कि किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में जो हमारे भारत के बेस्ट एजुकेटर हैं उनकी सहायता से तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी के ऊपर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, चाहे वह आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, स्टेट पीसीएस हो जाए, या फिर आपका यूपीएससी हो, गेट है, आईआईटी जेई है, नीट है। तो इन सारे कोर्सेज पर अगर आपको हैवी डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा कोड है KV10 और इसे यूज करने के बाद में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी इससे ज़्यादा डिस्काउंट के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा,
KV10 का मतलब है यहां पर हैवी डिस्काउंट। तो चलिए अब हम लोग आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो आज का पहला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो महिला श्रेणी में आपका गोल्ड मेडल है उसको किस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये जीत लिया है यहां पर बेलिंडा बेंकिक ने, जो कि आपके स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन हमारा यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब बात करते हैं तो जो स्विट्जरलैंड के बेलिंडा बेंकिक हैं, यहां पर इनको आप देख सकते हैं, मात्र 24 वर्ष की ये खिलाड़ी हैं और इन्होंने टेनिस में हमारे गोल्ड मेडल जीता है। चेक रिपब्लिक की हैं जिनका नाम है मार्केटा वोड्रोसोवा, इन्होंने आपके रजत पदक जीता है। और यूक्रेन की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एलिना स्वितोलिना, इन्होंने यहां पर कांस्य पदक जीता है। तो आपने यहां पर देखा होगा कि कल हम लोगों ने पुरुष के बारे में डिस्कस किया था जिसमें भी हमारे कोई भी टॉप खिलाड़ी नहीं थे। उसी प्रकार से अगर हम लोग महिलाओं की बात करते हैं तो इसमें भी आपको सारे नए खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। मतलब ग्रैंड स्लैम जीतने वाले आपके अलग खिलाड़ी हो जाते हैं और यहाँ पर गोल्ड जीतने वाले हमारे होते हैं अलग खिलाड़ी। तो ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंकिक ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में म्यांमार के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए। तो इसके जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं वो बने हैं मिन ऑन्ग हलैंग। तो ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब अगर आप करंट अफेयर काफी समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि मिन ऑन्ग हलैंग हैं कौन। दरअसल इसी साल 1 फरवरी की बात है। 1 फरवरी के दिन यहां पर मिन ऑन हलैंग, जो कि यहां पर सेना के प्रमुख थे, उनके द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है। जो भी आपके सुप्रीम लीडर थे म्यांमार देश के, उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद में म्यांमार में लागू हो जाता है सैन्य शासन। तो अभी तक सैन्य शासन था, अब ये जो मिलिट्री प्रमुख थे इन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री बना दिया है और ये कहा है कि जो हमारा अगला चुनाव होगा वह आपका होगा 2023 में। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। राजधानी की बात करते हैं तो नेपिटा यहाँ की राजधानी है, मुद्रा यहाँ की है क्यात। तो याद रखेंगे आप कि मिन ऑन्ग हलैंग यहाँ के नए आपके प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस देश ने कॉन्काकैफ गोल्ड कप का खिताब जीता है। तो पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कॉन्काकैफ गोल्ड कप है ये आपके फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होता है। तो इसे अभी जीत लिया है अमेरिका ने, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग समझिए, देखिए फीफा के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि पूरी दुनिया में जो फुटबॉल को गवर्निंग करने वाली बॉडी है उसका नाम है यहाँ पर फीफा। मैंने आपको कई बार ये भी बताया है कि जो आपके फीफा है उसके अलग अलग महाद्वीपों में भी इकाइयाँ हैं। उसी प्रकार से जो इकाई आपके उत्तरी अमेरिका के देशों के लिए है उसी के द्वारा कॉन्काकैफ गोल्ड कप का आयोजन किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे उत्तरी अमेरिका, उसके अलावा जो आपका लैटिन अमेरिका हो गया या फिर कैरेबियन द्वीप समूह में जो आपके देश हैं उनके बीच में ये टूर्नामेंट खेला जाता है। तो टोटल 16 देशों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और अमेरिका ने फाइनल मुकाबले में मैक्सिको को 1-0 से हरा दिया। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि ये टूर्नामेंट जो है वो आपके अमेरिका में ही आयोजित हुआ था। तो अमेरिका की टीम ने 7वीं बार इसका खिताब जीता है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अच्छा इससे पहले मैंने आपको बताया था जो कोपा अमेरिका हुआ है, तो कोपा अमेरिका में आपके दक्षिण अमेरिका के देश शामिल होते हैं और इसे जीता है किसने, अर्जेंटीना ने। इसी प्रकार से आपको मैंने यूरो कप के बारे में बताया था। यूरो कप की बात करते हैं तो उसमें आपकी यूरोपियन टीमें शामिल होती हैं और उसे जीता था इटली ने। तो तीनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्काकैफ कप आपके अमेरिका ने जीता है, जो हमारा कोपा अमेरिका है इसको जीता है अर्जेंटीना ने और यूरो कप को जीता है इटली ने। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य की विधान परिषद के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। तो ये जो शताब्दी समारोह है ये आपके तमिलनाडु की विधान परिषद का था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। वेट, अब आप लोगों के मन में सवाल ये आएगा कि तमिलनाडु में तो विधान परिषद है ही नहीं, तो यहाँ पर शताब्दी समारोह कैसे हो गया। तो भैया ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा जो आपका 1861 का एक्ट था इसके द्वारा सबसे पहले तमिलनाडु विधान परिषद का ही गठन किया गया था मद्रास विधान परिषद के नाम से। उसके बाद में होता क्या है कि 1921 में इसको एक सदनीय विधायिका बना दिया जाता है, जो कि आगे चल के 1937 में आपका द्विसदनीय विधायिका बन जाता है। यानी कि जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो उसके बाद में जो तमिलनाडु राज्य है
तमिलनाडु राज्य के पास में भी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हुआ करती थी। लेकिन जो यहाँ पर AIADMK पार्टी के संस्थापक थे, इनका नाम था MG रामचंद्रन। तो इनके द्वारा 1 नवंबर 1986 से यहाँ पर जो विधान परिषद है उसको कर दिया जाता है समाप्त। तो इसीलिए वर्तमान में आपको तमिलनाडु में सिर्फ विधानसभा ही देखने को मिलती है। तो अभी इसका जो शताब्दी समारोह है वो आयोजित किया गया, क्योंकि 1921 में ये एक सदनीय विधायिका बना था। तो इसी अवसर पर आपकी शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हिस्सा लिया। हमारे संसद को ये अधिकार है कि संविधान के अनुच्छेद 169 का प्रयोग करते हुए वो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या फिर वहां से विधान परिषद की समाप्ति भी कर सकती है। वर्तमान में हमारे देश में कुल 6 राज्य हैं जहां पर आपको विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी देखने को मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इसके अलावा आपका है तेलंगाना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अच्छा, एक राज्य आपका नहीं लिखा है, तो वो हमारा है आंध्र प्रदेश। अच्छा, कई लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि आंध्र प्रदेश से विधान परिषद समाप्त हो गई है। भैया, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि विधान परिषद का समाप्ति अगर करना है तो पहले राज्य की विधायिका प्रस्ताव पारित करती है, फिर उसके बाद में संसद उसको अनुमोदित करती है, तब जाकर के होता है समाप्त। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसको तो प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन अभी संसद की मंजूरी नहीं मिली है। यानी कि वर्तमान में आपके आंध्र प्रदेश में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी काम कर रही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी, तमिलनाडु हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में जारी क्वेक्वेरेली साइमन बेस्ट यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर हमारा शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है लंदन शहर, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपकी रैंकिंग किस प्रकार की है? देखिए, क्वेक्वेरेली साइमन के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये जो हमारी संस्था है वह आपकी यूके की संस्था है, और इसके द्वारा जो भी हमारे वैश्विक स्तर पर शिक्षा के निकाय हैं, यानी कि जो भी आपके स्कूल या यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, उनको इसके द्वारा यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। तो आपके जो भी विश्वविद्यालय होते हैं उनकी रैंकिंग भी ये जारी करता है। इस साल की जो रैंकिंग है 2022 के लिए, उसमें MIT रहा है पहले स्थान पर, और जो आपका यहाँ पर भारत का IIT मुंबई है वो रहा है 177वें स्थान पर। तो जिस प्रकार से विश्वविद्यालय की ये रैंकिंग जारी करते हैं, उसी प्रकार से इनके द्वारा जो भी हमारे शिक्षा के लिए बेस्ट शहर हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए, उसकी रैंकिंग भी यहाँ पर इसके द्वारा जारी की जाती है। तो रैंकिंग में इन्होंने बताया कि लंदन आपके अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सबसे बेहतरीन स्थान है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो यूके की जो राजधानी है लंदन, वो पहले स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर जर्मनी का म्यूनिख शहर रहा है, और तीसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया का जो राजधानी है सियोल, और जापान की जो राजधानी है टोक्यो, ये रही है तीसरे स्थान पर। दरअसल होता है इसमें क्या है कि मान लीजिए हमारे भारत का कोई छात्र है, अब ये आपका यूके में जाके पढ़ रहा है, लंदन में किसी भी यूनिवर्सिटी में, या फिर अन्य देशों के छात्र भी आपके लंदन में जाकर के पढ़ रहे हैं, तो उनसे जाकर के कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि यानी कि यहाँ पर जो एजुकेशन का कल्चर है वो किस प्रकार से है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपकी कैसी है, और उसी के आधार पर यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है। अच्छा, अब अपने शहरों की भी बात कर लेते हैं। तो हमारा जो मुंबई शहर है वो दुनिया में 106वें स्थान पे है, और बेंगलुरु की बात करते हैं तो ये है आपका 110वें स्थान पर। तो ऑप्शन यहाँ पर ए, यानी कि लंदन है पहले स्थान पर। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा यूटेलसैट क्वांटम सैटेलाइट को लॉन्च किया गया? तो ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपकी किस प्रकार की सैटेलाइट है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग यूटेलसैट क्वांटम की बात करते हैं तो ये हमारी एक प्रकार की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, लेकिन इसकी खास बात क्या है? देखिए, इसकी खास बात यह है कि ये दुनिया की पहली वाणिज्यिक रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है। अब इसका मतलब क्या हो गया? रीप्रोग्रामेबल का मतलब क्या हो गया? देखिए, ये जो आपके सैटेलाइट है इसमें टोटल 8 आपके कम्युनिकेशन बीम को इंस्टॉल किया गया है। अब ये बीम आपकी इस प्रकार से हैं कि अगर हमें इसके कवरेज एरिया को बदलना है, यानी कि आपकी जो सैटेलाइट होती है, जाहिर सी बात है किसी पार्टिकुलर लोकेशन के लिए इसको भेजा जाता है, तो अगर आपको इस सैटेलाइट का जो कवरेज एरिया है उसको बदलना चाहते हैं, या फिर जो यहाँ से टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल आ रहा है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो पृथ्वी से ही उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको विश्व की पहली वाणिज्यिक रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट कहा जा रहा है, और अभी इसको फ्रेंच गुइना से एरियन 5 रॉकेट की सहायता से
यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। अच्छा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात हुई है तो थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि जो हमारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसने भी शुक्र के लिए एक मिशन लॉन्च करने को कहा है और उस मिशन का नाम होगा इनविजन। क्या नाम होगा? इनविजन नाम होगा। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 तक विश्व के किस देश में सर्वाधिक यूनेस्को के विरासत स्थल हैं? तो अभी तक यानी कि जो आपके यूनेस्को का 44वां सत्र हुआ है उसके पहले तक 2 देश ऐसे थे जहां पर आपको सर्वाधिक स्थल मिलेंगे। एक तो था इटली और दूसरा था चाइना। दोनों में थे 55-55। लेकिन जो आपका 44वां सत्र हुआ इसके बाद में हमारा जो इटली देश है यहां पर जो आपके स्थल हैं उनकी संख्या हो गई है सबसे ज्यादा, यानी कि टोटल यहां पर 58 यूनेस्को के स्थल हो गए हैं। तो ऑप्शन हमारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, परीक्षा में एक बार यह भी पूछा गया था कि बताओ जरा किस महाद्वीप में, अच्छा अभी आपके CBT 1 में ही पूछा गया था कि किस महाद्वीप में यूनेस्को के सबसे ज्यादा स्थल हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे महाद्वीप पूछा जाता है तो यूरोप में आपको यूनेस्को के सबसे ज्यादा स्थल देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन आपका यहां पर सी यानी कि इटली हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, जो 44वीं महासभा थी ये कहां से हुई है? तो ये चीन के फुजो शहर से इस साल वर्चुअली की गई है आयोजित। हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे देश के 2 स्थल हैं जिनको मान्यता मिली है। एक तो आपका है धौलावीरा और दूसरा हमारा है रामप्पा टेम्पल जिसे हम लोग रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं जो कि तेलंगाना में है। तो 2 हमारे यहाँ पर नए हो गए हैं तो कुल संख्या इनकी हो गई है 40। सबसे ज़्यादा आपके इटली में है, दूसरे स्थान पे चाइना है और हमारा देश टोटल स्थल के मामले में यहाँ पर 6ठे स्थान पर है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नासा और इसरो का जो संयुक्त मिशन है जिसका नाम है निसार, इसको किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? देखिए, अब ये जो आपका मिशन है इसको लॉन्च किया जाएगा 2023 में। जब आपके 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति, वो क्या नाम है उनका, बराक ओबामा साहब, वो भारत के दौरे पर आए थे तो उसी दौरान इस मिशन के लॉन्च की घोषणा हुई थी। तो बस हम लोग हर साल इसके बारे में अपडेट करते हैं, कभी 21 होता है कभी 22 होता है और अब इसको बढ़ा करके 2023 कर दिया गया है। अब निसार का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्या काम करेगा ये? तो दोनों देशों की जो स्पेस एजेंसी हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा और मुख्य रूप से इसका काम होगा कि जो भी हमारे पृथ्वी की सतह के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को यहाँ पर ये मेजर करेगा। तो उसी के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा 2023 में। ये आपकी एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगी। तो ऑप्शन आपका बी होगा यहाँ पर करेक्ट। सॉरी, रिमोट सेंसिंग नहीं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी। अगला प्रश्न है कि नेल्लियोर वासुदेवन नंबूथरी का निधन हुआ है, वह हमारे किस नृत्य से संबंधित थे? तो ये आपके संबंधित थे यहाँ पर कथक से, सॉरी कथकली से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यानी कि कथकली हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, कथकली आपके कहाँ का नृत्य है? तो ध्यान रखेंगे ये आपके केरल का है, मोहिनी अट्टम भी आपके केरल का है और कथक की बात करते हैं तो ये है उत्तर प्रदेश का। तो हमारे कथकली के ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्यांगना मतलब नृत्य करने वाले थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो सी यानी कि कथकली हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं इनका नाम था नेल्लियोर वासुदेवन नंबूदरी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यानी कि कथकली होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई? तो ये जो योजना है इसकी शुरुआत की है HDFC बैंक ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपकी ओवरड्राफ्ट योजना है क्या? तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। देखिए, कई सारे बैंक होते हैं जो उनके जेन्युइन कस्टमर होते हैं, जिनका यहाँ पर क्रेडिट काफ़ी अच्छा होता है, उनको बैंकों के द्वारा यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। यानी कि मान लेते हैं कि आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो आप जाकर के ओवरड्राफ्ट सुविधा के अंतर्गत 50,000 रुपये वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से अभी HDFC बैंक ने ये कहा है कि ऐसे दुकानदार, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, अगर उनको 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए के ओवरड्राफ्ट की ज़रूरत है तो ये बैंक के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। HDFC बैंक की बात करें तो 1994 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। MD और CEO इसके हैं शशिधर जगदीशन। अगला प्रश्न है कि 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो पहला भारतीय राज्य यहाँ पर बन गया है, नाम इसका है भुवनेश्वर।
तो ये आपके उड़ीसा की राजधानी है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो उड़ीसा का जो भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा अभी ये बताया गया कि इन्होंने अपने पूरे शहर में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में से 9 लाख लोगों का टीकाकरण कर दिया है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ पर अभी 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही है उन सभी में हमारे शहर में जितने भी लोग हैं उन सभी को यहाँ पर वैक्सीनेट कर दिया गया है। अब ये तो आप सभी को पता होगा जो लोग भुवनेश्वर वगैरह के होंगे कि क्या यहाँ पर 100% आपका टीकाकरण हुआ है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा की राजधानी 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर बना है। आखिरी प्रश्न है कि अगस्त 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई ओन मजगांव, इसके लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है यहाँ पर, नाम इनका है कैप्टन रमेश बाबू। क्या नाम है? कैप्टन रमेश बाबू इनका नाम है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। यानी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो वही आपके ये रमेश बाबू हैं। तो सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं माई ओन मजगांव, ये इस पुस्तक का नाम है। और जो हमारा बॉम्बे आर्किपेलगो है उसके जो भी इतिहास रहे हैं उन्हीं इतिहास के बारे में इस पुस्तक में यहाँ पर बताया गया है। तो मजगांव डाक शिप बिल्डर्स के जो हमारे CMD हैं यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नारायण प्रसाद जी, उन्हीं के द्वारा इस पुस्तक का यहाँ पर विमोचन किया गया। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर हमारा होता है समाप्त। अब आइए कल के प्रश्नों का उत्तर हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि मौमी जी निसिया हमारे किस खेल से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आपके स्केट बोर्डिंग की खिलाड़ी हैं और जापान में, अच्छा खेल मैंने पूछा था, चलिए तो मैंने यहाँ पर देशों के नाम लिख दिए हैं। फिलहाल मैं खेल आपको बता दूंगा। देखिए मौमी जी निसिया की बात करते हैं तो ये हमारे स्केट बोर्ड की खिलाड़ी हैं और इस साल जो जापान में ओलंपिक हो रहा है उसमें इन्होंने 13 वर्ष की आयु में जीता है स्वर्ण पदक। तो ये जापान के ही खिलाड़ी हैं। सिमोना बाइल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछले ओलंपिक में इन्होंने जिम्नास्ट में 4 गोल्ड मेडल जीता था और इस साल ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि जब आपके अमेरिका की टीम फाइनल में पहुंची थी तो उस समय इन्होंने मेंटल हेल्थ का हवाला देते हुए टूर्नामेंट को लीव कर दिया था, जिसके कारण अमेरिका यहाँ पर गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर विवाद भी हुआ था। तो ये हमारे अमेरिका देश की हैं और ये आपके जिम्नास्ट की एक खिलाड़ी हैं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न था कि कैरोलिना मारिन किस खेल से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा ये स्पेन देश की खिलाड़ी हैं और ये आपके बैडमिंटन की बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। PV सिंधु की ये चिर प्रतिद्वंदी भी रही हैं, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं सेरेना विलियम्स की। तो सेरेना विलियम्स की बात करते हैं तो वर्तमान में जितने भी एक्टिव खिलाड़ी हैं चाहे पुरुषों पे हों चाहे महिलाओं में हों उनमें सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है सेरेना विलियम्स ने। तो ये आपके टेनिस की खिलाड़ी हैं और देश इनका है अमेरिका। तो ये मैं आपको PDF में करेक्ट करके दे दूंगा, तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि 1639 में जो अंग्रेजों के द्वारा अपना पहला किला बनाया गया था भारत में जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये आपका इस समय कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि तेजिंदर सिंह तूर ये हमारे किस खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं और आखिरी प्रश्न है कि देवेंद्र झांझरिया किस खेल से संबंधित हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।